हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो दोस्तों, परमाणु संरचना लेसन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस पर नज़र दौड़ा लेते हैं। ये क्वेश्चंस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्री AIPMT 2011 का क्वेश्चन, AIPMT 2015 का क्वेश्चन, AIEEE 2011, नीट 2016 का क्वेश्चन, AIPMT 2015 का क्वेश्चन, AIEEE 2012 का क्वेश्चन, AIEEE 2007, RPMT 2014, जेई मेंस 2014 और AIPMT 2014 का ये क्वेश्चन करना है। तो जब तक हम ये क्वेश्चंस नहीं कर लेते तब तक हमारा ये वीडियो, ये लेसन जो है, परमाणु संरचना लेसन जो है, कंप्लीट नहीं होता। तो शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन कि यदि पहला क्वेश्चन AIPMT 2011 का ये क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा। तो आप देखें कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्या क्रम रखा था कि आप जो इलेक्ट्रॉन भरते थे वो इस तरीके से भरते थे कि पहले भरते थे 6s में, फिर आप भरते थे 4f में, फिर भरते थे 5d में और फिर भरते थे आप 6p में। ये इलेक्ट्रॉन भरने का जो मैंने आपको n+l रूल के आधार पर तीर काट काट करके जो क्रम बनवाया था उसके हिसाब से ये क्रम बनता है। लेकिन इसने इस हिसाब से नहीं दे रखा, इसने ns, n-1d, n-2f, np इस तरीके से करके कुछ दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि 6 को मान लेना है n, तो मैंने 6 को मान लिया n, तो इसका मतलब ये तो हो गया ns। अब f कौन सा है? 6 और n है 6 और f कौन सा है? 4। तो 4 कब आएगा? जब n-2 कर दोगे, मतलब 6 में से 2 घटा दोगे तो 4 आएगा और ये हो जाएगा 4f। इसी तरीके से अब d कौन सा है? 5d। 5 कब आएगा? जब 6 में से 1 घटाओगे तो 6 को हमने क्या माना है? n, तो n-1 करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा d। और इसी प्रकार से जो p है वो वही है जो s है, s6 p भी 6, तो मतलब ns और n ही क्या हो जाएगा? p। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो बनेगा ns, n-2f, n-1d और np। आपको ये इसलिए भी याद रखना है कि आगे ये बहुत काम में आने वाला है कि जब आप s में इलेक्ट्रॉन भरते हो, मतलब अगर किसी ऐसा परमाणु है जिसमें s उपकोष भी आ रहा है, f भी आ रहा है, d भी आ रहा है, p भी आ रहा है, तो पहले आप s में इलेक्ट्रॉन भरते हो, फिर आप n-2f में भरते हो, फिर आप n-1d में भरते हो इलेक्ट्रॉन और फिर np में इलेक्ट्रॉन भरते हो। तो ऐसा विन्यास जो है वो है आंसर नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर होगा 4। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा। चलें आगे, ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गैडोलीनियम 4f श्रेणी से संबंधित है, इसकी परमाणु संख्या 64 है। परमाणु संख्या कितनी दे दी? 64। निम्नलिखित में से गैडोलीनियम का कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ठीक है, तो आपको इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, पहले तो आप खुद ये करने की कोशिश करें, इसका आंसर टिक कर लें और फिर मैं जब सॉल्व करवाऊं तो उसको इससे मिलान कर लें कि आपका ये आंसर सही है या नहीं, और कमेंट में बताया भी करें कि सर ये मेरा क्वेश्चन सही है या ये मेरा क्वेश्चन गलत है। चलिए देखिए, आपको 64 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है। ऑप्शन में देखा सब में जिनोन 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 दे रखा है, तो मैंने पहले लिख लिया जिनोन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 54। ठीक है, और ये ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद। आप इसमें देखो कि S, D, F ये सारे उपकोष आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि पहले 6 के हिसाब से आ रहा है तो आपने लिख लेना है 6s, 5d और 4f, ये सारे आपने लिख लेने हैं। ठीक है, जिनोन 54, इधर क्या आया? 6s, 5d और 4f। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपने
इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे कि जिनोन के बाद सीधा इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो मैंने एस में इलेक्ट्रॉन भर लिए 2, ठीक है। और एस के बाद सीधा किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एफ में। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14। हमारे पास कितने बचे हैं, देखो 54 और 2 कितने हो गए, 56। भरने कितने थे, 64। कितने बचे, 8। तो मैंने एफ में भर दिए 8। क्या ये सही है, नहीं। कैसे नहीं सही, क्योंकि आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एफ का अर्धपूरित विन्यास करना पड़ेगा। एफ में पूरा भरा हुआ हो तो इलेक्ट्रॉन आते हैं 14 और आधा भरा हो तो होते हैं 7। और आपको पता है अर्धपूरित विन्यास क्या होता है, स्थायी। तो ये 4f जो है वो 8 के बजाय 7 होना चाहेगा, क्योंकि वो अर्धपूरित विन्यास ज़्यादा स्थायी होता है। इसलिए ये क्या करेगा कि अपने में से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हटा देगा, ठीक है। और इसको क्या कर देगा, यहाँ पर अपने पास कर लेगा जो आपके पास 4f8 है उसको वो कर लेगा 4f7 और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा डी में। अब टोटल करो, जिनोन 54, 54 2 56, 56 और 7 कितने होते हैं, 63 और 1 64, 64 पूरे हो गए हैं। और ये ऑप्शन किस से मैच कर रहा है, 2 नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आंसर नंबर होगा हमारा 2, ठीक है। कितनी बढ़िया बात आपने सीखी कि आपको पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, फिर एफ में भरने होते हैं, फिर डी में भरने होते हैं। एफ आप पूरा भर सकते हैं, लेकिन यदि कहीं ऐसा आ रहा हो कि इसका अर्धपूरित या पूर्णपूरित विन्यास बन रहा हो तो हम 1 इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, मान लो यहाँ पर कुछ और आ रहा होता, 6 आ रहा होता, 5 आ रहा होता, तो फिर डी 0 ही रहता, ठीक है। लेकिन अभी तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया है, क्योंकि एफ में 7 हमें करने थे, ठीक है। इससे अगला, अगर आप 65 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, तो इसमें क्या करोगे, तो इसके अंदर 4f में ये वाला और ये वाला 8 और एक नया जो आएगा 9, ये 9 के 9 इलेक्ट्रॉन 4f में होंगे और 5d क्या हो जाएगा, वापस 0 और 6s2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा आंसर है, आंसर नंबर क्या आएगा, 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी ऐसे ही कुछ कंसेप्ट पर है। ये कह रहा है कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर ये भी कब आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कब आया हुआ है, AIEEE 2011 में आया हुआ है। और सेम क्वेश्चन है, कहता है गैडोलिनियम परमाणु क्रमांक 64 का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाहरी मतलब अब आपको जिनोन को छोड़ करके बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बाहरी क्या बन जाता है, 6s2, फिर भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन 4f में और फिर भरे जाते हैं 5d में। तो जिनोन आपको पता था कि 54 आ चुके हैं, इसके बाद जो है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, ये अभी अभी हम करके गए हैं। तो इसका आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, 1, 4f7, 5d1 और 6s2, ये बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा गैडोलिनियम का। जिनोन को इसने छोड़ दिया, पिछले में जिनोन को साथ में लिया था, बस इतना सा अंतर था, ठीक है। तो ये आंसर नंबर होगा हमारा 1 नंबर आंसर। चलिए अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है और फटाफट बताना है कि कितने लोगों का ये आंसर सही है। ये आंसर नंबर जो है वो नीट 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। चलिए भाई करो सारे ये क्वेश्चन, फटाफट करो, देख लो वीडियो, चाहे पॉज कर लो और क्वेश्चन करो, ठीक है। आप अपना आंसर टिक कर दें, फिर मैं आपको आंसर करवाता हूं और हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो आप देखें, अभी मैं करवाना शुरू कर रहा हूं, आप पहले कर लें। देखो गैडोलिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 64 का, ये हम अभी करके बैठे हैं। क्या आया था अभी हमारे पास ये विन्यास, ये आया था कि जिनोन तो सब में था ही, और ये आया था 6s2 और 4f7 और 5d1, ये आया था, ठीक है। अब 64 से एक पहले वाला 63 लिखना है और
64 से एक बाद वाला 65 वाला लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इससे ऊपर वाले की बात करेंगे तो 6s में तो 2 रहेंगे ही रहेंगे, और ये क्या आ जाएगा 4f7 और 5d 0 आ जाएगा। ये कौन सा आ गया 63, ये कौन सा आ गया अगर मैं बात करूं ये कौन सा है 63 का है, और ये किसका है 64 का है। अब 65 का बनाएंगे अपने 65 का। 65 में क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि 6s में तो 2 रहेंगे ही रहेंगे। अब ये 7 और 1 कितने हैं, 7 और 1 कितने हैं 8, और एक नया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 65 का, तो कितने हो जाएंगे 9। तो 4f में आप कर दो 9 और 5d में क्या कर दो 0। ठीक है, तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर आपके पास क्या हो कि ये तीनों विन्यास हो। तो आप देखेंगे कि पहला जो है वो विन्यास किसके अंदर आ रहा है 63 का। 63 का विन्यास पहला देखेंगे ऑप्शन, तो जिनोन 6s2 और 4f7, मतलब 5d नहीं है तो 5d 0 हो गया। ठीक है, लेकिन आगे वाले ये ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। इसके अंदर अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो पहले का आपके पास 4f7 5d 0 और 6s2 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन के अंदर 4f6 दे रखे हैं और 5d 1 दे रखा है, ये नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखो जिनोन 4f6 दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत है। ये वाला देखो आप फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि 4f7 6s2, तो इसका मतलब 5d नहीं दे रखा, मतलब 5d 0 है, तो ये संभव है। आगे वाला देखो, ये जो 64 है 64 हमने ये बनाया है ना, तो ये वाला देखो मैच कर रहा है 4f7 5d 1 और 6s2, ये मैच कर रहा है, दूसरा भी मैच कर रहा है, ये वाला फोर्थ ऑप्शन में ये भी मैच कर रहा है। और लास्ट जो है जिनोन और 6s2 और 6s2 और 4f9 डी में 0 है, ये देख लो मैंने 5d में 0 बनाए हैं, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर जो है हमारा सही होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई आपके पास ये मिलान करके देख लें, जिनोन 4f7 6d 0 5d 0 है और 6s2 है, 5d इसने नहीं लिख रखा, इसका मतलब 5d इसने 0 कर रखा है। और चौथे ऑप्शन में ये वाला देखो, तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है। ये वाला कैसे सही है देखो, 4f7 5d1 और 6s2, ये d1 क्यों किया, अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करने के लिए। और लास्ट वाला देखो 6s2 और 4f9, यहाँ पर 5d जो था वो 0 है, तो 0 यहाँ पर लिखा नहीं, इसलिए ये आंसर आ गया। आंसर नंबर होगा ये 4। नीट 2016 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि टाइटेनियम परमाणु के दिए गए कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है। चले भाई फटाफट करो ये क्वेश्चन और आंसर दें, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करें अपना। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो खुद से कर लिया था। ठीक है, ऊर्जा का क्रम बताना है। ऊर्जा का क्रम बताने के लिए आपको रूल कौन सा था, रूल था n+l रूल। ठीक है, अब आप चेक करना शुरू करें। पहले 4s में n+l का मान, पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूं मैं, पहले ऑप्शन को देखो क्या आएगा कि 4 + 0 आ जाएगा, पहला कितना आया 4, ये 3s 3 + 0 3 हो गया, और 3p मतलब 3 + 1 ये भी 4 हो गया, और 3d 3 + 2 कितना हो गया 5, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2। तो n+l का टोटल किया तो पहले में 4 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, इसका मतलब पहला तो गलत है। n+l में पहले वो आता है जिसके लिए n+l का मान कम होता है, तो यहाँ पर n+l का मान 3, 3s के लिए 3 आता है, इसको पहले आना चाहिए था, 4s को बाद में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। ये 3s, इसके लिए n+l की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है, कितनी आएगी 3, और दूसरा 3p 3 + 1 कितना हो गया 4, तीसरा 3d में मतलब 3 + 2 कितना हो गया 5, और 4s में
4। तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि 5 पहले आ रहा है, 4 बाद में आ रहा है, जबकि ये 5 बाद में आना चाहिए था और ये 4 पहले आना चाहिए था, क्योंकि n+l का मान जिसके लिए कम होता है वो उसकी ऊर्जा कम होती है। तो ये भी आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी आपका गलत है। चलिए फिर आओ आप तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरे ऑप्शन में आपको 3s मतलब 3 + 0 कितना हो गया 3। दूसरा ऑप्शन 3p मतलब 3 + 1 कितना हो गया 4। चौथा ऑप्शन 4 + 0 4s का मतलब 4 + 0 कितना हो गया 4। और 3d 3 + 2 कितना हो गया 5। इसके अंदर देखें तो यार 3 4 4 5 क्रम तो बढ़ता हुआ है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं तो इनमें से पहले उसको लिखा जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। अगर n+l का मान बराबर हो जाता है तो उसको पहले लिखा जाता है जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। तो n की वैल्यू 3p के लिए n की वैल्यू 3 है और 4s के लिए n की वैल्यू 4 है। देखो 3p को पहले दे रखा है, 4s को बाद में दे रखा है, इसका मतलब ये क्रम बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आएगा वो आंसर नंबर आएगा हमारा 3rd। ठीक है, 3s 3p 4s 3d, ये आंसर जो है हमारा आएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। देखो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो क्वांटम संख्याएं n और l द्वारा पहचाने जाते हैं, ये क्वांटम संख्याओं के मान इसने दे दिया आपको और कह रहा है कि ये n और l के द्वारा पहचाने जाते हैं। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखा जा सकता है। कहता है इनमें से ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो आप कुछ मत करो, बस आप n+l की वैल्यू काउंट जोड़ते जाओ। देखो पहले ऑप्शन में ए में क्या कह रहा है, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1, तो आप जोड़ दो, कितना बना भाई 5। ठीक है, फिर आएगा बी में, देखो n की वैल्यू 4 l की वैल्यू 0, तो कितना आया 4। फिर सी में देखो कि n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू 2 होता है तो d होता है, तो ये हो गया 3d। या मैं यूं कह सकता हूं कि भाई अपने पास 3 और 2 कितने हो गए 5। और इसके अंदर देखें तो 3 और n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1, टोटल कितना हो गया 4। ठीक है, तो अब अपने को ये देखना है कि 4 वालों को तो पहले लिखना पड़ेगा। अब 4 वाला कौन सा है, एक तो d है और एक 4 वाला b है, लेकिन इन दोनों से पहले उसको लिखा जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम है। जब n और l की वैल्यू बराबर हो, n+l की वैल्यू बराबर हो, तो पहले उसको लिखा जाता है जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। तो n की वैल्यू d वाले में n की वैल्यू 3 है और b वाले में n की वैल्यू 4 है। तो आपने क्या करेंगे, सबसे पहले d को लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन आना चाहिए d। वैसे तो आपका आंसर आ गया क्योंकि सबसे कम ऊर्जा वाला डी वाला ऑप्शन ये 3 नंबर ही दे रखा है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इट मीन्स आपका आंसर नंबर 3 जो है वो सही है। बाकी अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो कि इसके बाद कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा बी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अब 4 4 वाले, ये वाला 4 वाला बी और डी तो हो गए कंप्लीट। अब दोनों 5 5 वाले हैं, 5 5 वालों में आपको उसको पहले लेना पड़ेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम है। देखो c के अंदर n की वैल्यू 3 है और a के अंदर n की वैल्यू 4 है, तो आपको c को पहले लेना पड़ेगा और a को सबसे लास्ट में लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो आएगा d, फिर b, फिर c, फिर a, तो इसका मतलब आंसर नंबर आपका 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको n+l का नियम लगाना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं वो है हमारे पास, निम्न क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, अगर आपको ऊर्जा की बात करनी है तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात कि ये s की वैल्यू का कोई रोल नहीं है, क्योंकि s के मान के आधार पर आप n की ऊर्जा का मान नहीं ज्ञात करते। तो ये तो हो गया, s को तो आप काट ही दो, s की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही m की ज़रूरत है। ऊर्जा का मान n व l के आधार पर ही पता किया जाता है। तो n और l के मान आपको चाहिए, बाकी मान आपको नहीं चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ऊर्जा का निर्धारण कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं करती हैं, तो आप कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इसको तो आप दें हटा। ठीक है,
चलिए अब अपने क्या करते हैं कि इस n और l के मान का करते हैं टोटल। तो इसके अंदर n प्लस l कितना आया, पहले ऑप्शन के अंदर n प्लस l आया 3, दूसरे ऑप्शन के अंदर n प्लस l आया 4, तीसरे ऑप्शन के अंदर n प्लस l आया 5, चौथे ऑप्शन के अंदर आया n प्लस l की वैल्यू कितने आई 4। तो भाई उसने पूछा था कि उच्चतम ऊर्जा को दर्शाता है, उच्चतम ऊर्जा वो दर्शाएगा जिसके लिए n प्लस एल का मान सबसे ज़्यादा होगा, और n प्लस एल का मान सबसे ज़्यादा आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो आंसर नंबर होगा आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, तो ये AIEEE 2007 का क्वेश्चन था। वेरी नाइस भाई, आप लोग कमेंट करते रहें क्वेश्चंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पोटेशियम Z बराबर 19 है। अब कह रहा है कि जो 19वां इलेक्ट्रॉन है के लिए क्वांटम संख्याएं का सही समुच्चय है। ठीक है, अब पोटेशियम है, पोटेशियम 19, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जैसे आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, वो सारा लिखेंगे ना, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसके अंदर 4s। आप ये करके देखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4s1 के अंदर। आपको पहले 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखना आता ही है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सारे 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके उसका कमेंट किया था, उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। ये बच्चे जो थे जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया, एक तो थी खुशी, एक जो है काव्या ने ये जो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है मुझे व्हाट्सएप पर इसकी पिक्चर्स उन्होंने सेंड की थी, बिल्कुल सही सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके सबके 1 से 30 तक तत्वों के। तो आप जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी ये काम कर लें। अब आपको क्या करना है कि ये 19वां इलेक्ट्रॉन 4s1 में भरा जाता है और इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताना है। तो n की वैल्यू तो 4 हो गई, s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू भी s के लिए 0 ही होती है, और फिर जो है आपके लिए जो s स्पिन क्वांटम नंबर है वो +½ मान लो -½ मान लो, एक ही बात है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन आना चाहिए 400 +½ तो 400 +½ पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, इसलिए आंसर नंबर 1 आपका सही है। जिन बच्चों ने अभी तक 1 से 30 तक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन उनके बहुत आसानी से हो जाएंगे। RPMT 2014 का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो है कि रुबिडियम 37 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के उचित क्वांटम नंबरों का सेट है। ये भी बिल्कुल वैसे ही हो गया। रुबिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, हालांकि मैं आपको और आसान तरीका सिखाऊंगा। अभी जो आवर्त सारणी वाला जो लेसन आपने शुरू किया है उसके अंदर एक और तरीका होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, बहुत ही शानदार, वो सीखेंगे अपने। लेकिन पहले आप अगर इन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, जैसे ये JEE मेंस 2014 का क्वेश्चन है, तो रुबिडियम का जो 37वां इलेक्ट्रॉन है वो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 5f7 में आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s1 में आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप ये 37 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s2 2s2 ऐसे करके लिखेंगे तो लास्ट में आएगा 5s1। ठीक है, तो अब इसके लिए क्वांटम संख्याओं का मान, क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, n l m। n का मान तो जो आगे लिखा होता है वही होता है, तो ये 5 हो गया। l का मान s के लिए 0, m का मान s के लिए 0, और स्पिन क्वांटम नंबर का मान जो होता है वो +½ या -½ होता है। तो 500 + 1 आंसर आना चाहिए, जो कि आंसर नंबर है आपका 3। इस तरीके से आप कर लेंगे। ये 5s1 में कैसे आया, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, वो वाला 1s2 2s2 वो वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन होगा। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। AIPMT 2014 का ये क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि निम्न आयन में से Be+2 किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या Be+2 के समान है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। Be+2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप पहले ये चेक कर लें कि Be का परमाणु क्रमांक होता है 4। अब इस पर 4 परमाणु क्रमांक तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, +2 आ गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं कितने, 2।
तो इसका मतलब आपको इनमें से वो ऑप्शन छांटना है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहला तो हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक होता है +1 का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसका मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं 0, ये तो नहीं हो सकता। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 3, लेकिन ऊपर है +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है, 3 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने बचे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिथियम Li+ में है और 2 ही इलेक्ट्रॉन Be+2 में है। इसका मतलब ये दोनों आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम में आप देखोगे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 में से +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है 10। और मैग्नीशियम +2 Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12 तो 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके पास भी कितने बचे हैं 10। तो आंसर नंबर आएगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हुए कंप्लीट, और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस इनमें से सही किए हैं वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। गुड लक दोस्तों। अब आपका परमाणु संरचना लेसन हो चुका है कंप्लीट। गुड बाय।